तो आज मैं पेपर चेक कर रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को वीडियो बनाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि सच में पेपर्स फिजिक्स का लिखते कैसे हैं। तो आज से हम जो है एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं हर एक पेपर जो है वो सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से पेपर लिखते हैं। बेसिकली बच्चों को पता चलेगा दैट हाउ टू राइट द आंसर्स इट प्रॉपरली एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। दिस प्रोसेस विल ऑल्सो हेल्प अस टू रिवाइज एंटायर सिलेबस थ्रू आउटली। तो जितने भी पेपर्स करेंगे आप अगर उस चीज़ को देखोगे तो पता भी चलेगा कैसे पेपर लिखना है एज वेल एज कैसे इम्प्रूव लाना है वो भी हो जाएगा। और पूरा सिलेबस अगर पूरा का पूरा पेपर कर रहे हैं और इतने सारे करेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने करे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एमसीक्यू है, द डेविएशन प्रोड्यूस बाय इक्विलैटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन का नहीं है? बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन के चार फैक्टर्स हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म है, कलर ऑफ लाइट है, एंड चौथा फैक्टर था दैट एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना? तो इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म भी है, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ मतलब कलर ऑफ लाइट यूज्ड वो भी है। एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह पर यहाँ पर साइज ऑफ प्रिज्म दिया, मतलब ये फैक्टर नहीं है और बच्चे ने वही सिलेक्ट करा है, मतलब वो परफेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। इट मीन्स दैट अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4 दी है और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसमें लाइट की स्पीड कम, है ना? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/2.4 टाइम्स। अब देखो ये तो गलत ही हो गया, उन्होंने बोला कि वैक्यूम की स्पीड कम हो जाएगी 2.4 टाइम्स। ऐसा तो नहीं होगा ना, डायमंड में कम होगी, वैक्यूम में तो 2.4 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब वो 2.4 टाइम्स होती है डायमंड की कंपेरिजन में। ऑप्शन बी है द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4 टाइम्स। अब यहां पर ये बोला है कि डायमंड में स्पीड बढ़ जाएगी, डायमंड में थोड़ी बढ़ेगी, ज्यादा तो वैक्यूम में है ना? सी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। यस, ये करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की है 2.4, मतलब कि उसमें लाइट की स्पीड 2.4 टाइम्स कम होगी, मतलब उसकी कंपैरिजन में वैक्यूम में स्पीड 2.4 टाइम्स ज्यादा है। यस एग्जैक्टली, सी करेक्ट है, बट बच्चे ने जो है यहाँ पर बी सिलेक्ट करा हुआ है। हो जाते हैं कई बार कंफ्यूज, बट ऑप्शन को एंड एमसीक्यूज को प्रॉपरली पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दी ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर। जब भी हम लोगों को पता है लेंसेज के क्वेश्चंस होते हैं, हम हाइट को ज़्यादा मतलब नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा है हम फिगर्स देखते हैं। ओके, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखो लेंस दे दिया और कॉनकेव दे दिया। कॉनकेव का तो पता ही है कि कॉनकेव लेंस जो है ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनाता है ना? फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर कितना हो गया? 40 हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, बट उसका कोई काम नहीं हो सकता। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमें पता ही है कि कोई भी पोजिशन पर आए, कोई भी पोजीशन पर आए ऑब्जेक्ट, इमेज ऑलवेज कैसी आने वाली है? वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। क्वेश्चन पूछा है इज इट पॉसिबल टू कैप्चर द इमेज ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर तो आ ही नहीं सकती क्योंकि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो अब ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आ ही नहीं सकती मतलब येस वाले तो चले गए, बचे दो नो वाले। अब नो के अंदर क्या बोला है? नो एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। हाँ ये सही है, वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है ना। नो एज द इमेज फॉर्म्ड विल बी इन्वर्टेड, नहीं वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, मतलब डी ऑप्शन भी गलत है। ए बी एंड डी गलत है, मतलब सी सही है, और बच्चे ने सी करा है मतलब वो करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू है रे आई एम मतलब इंसिडेंट रे। ए बी सी डी ग्लास स्लैब दिया गया है, द एमरजेंट रे। अब यहाँ पर बहुत सारे एमरजेंट रे बोला है और बोला है कि कौन सा सही है। अब हम लोगों को पता है कि एमरजेंट रे एंड दैट एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे के बीच में जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। बट मेन कंडीशन ये है कि एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे एंड एमरजेंट रे एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। तो एन एस थोड़ी इससे पैरेलल दिख रहा है, एन पी भी नहीं दिख रहा है, एन क्यू दिख रहा है, तो एन क्यू ऑप्शन सही है, ए सही है, और बच्चे ने भी जो है एन क्यू ही दिया गया है तो वो सही है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है द कलर ऑफ वाइट लाइट विच इज डेविएटेड लिस्ट बाय अ प्रिज्म इज। लिस्ट डेविएट कब होती है? जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, है ना? वेवलेंथ ज्यादा हो तब वो लिस्ट डेविएट करती है। अब कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो सबसे कम डेविएट करेगा। वायलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। रेड जो है वो सबसे कम डेविएट करेगा और बच्चे ने भी रेड ही सिलेक्ट करा है, मतलब वो सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज। विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज बतानी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी, हमने जो टेबल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है एंड वेवलेंथ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। हम रेडियो वेव से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू कहाँ पर जा रहे हैं? गामा रेडिएशन तक। ठीक है।
अब यहाँ पर वेवलेंथ, वेवलेंथ है तो इस तरफ चलना है, गामा 2 किस तरफ जाना है, रेडियो, मतलब अल्ट्रावायलेट से जाना है रेड की ओर। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होती है और हम लोगों को पता है कि जो भी रेंज पड़ी थी हमने विजिबल लाइट में, वो 4 कम है तो 4, ज़्यादा है तो 8, नैनोमीटर में हो तो 400 टू 800 होता है, एंगस्ट्रॉम में हो तो 4000 टू 8000 होता है। बट यहाँ पर 1000 दिया है, बट वो नैनोमीटर दिया है, तो वो गलत है, बी नहीं है, डी सही है। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये यहाँ पर हो गया, ये इनका करेक्ट है। सेवेंथ बोला है द रिलेशन बिटवीन CGS एंड SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। टॉर्क टाव इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर। अगर टाव इज इक्वल टू F इंटू आर होता है तो न्यूटन मीटर, NM उसका SI यूनिट है। अब न्यूटन का CGS मतलब कि फोर्स का CGS हो गया डाइन, और मीटर का सेंटीमीटर मतलब रेडियस का सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर का हो गया डाइन सेंटीमीटर। यहाँ पर डाइन सेंटीमीटर है, बट न्यूटन का ही डाइन 10⁵ होता है और मीटर का सेंटीमीटर 10⁵2, तो 5 + 2 7 होना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ 5 दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है, और बच्चे ने 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर करा है, करेक्ट है। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। A pulley raises a load upward against the force of gravity, then the work done by the load is। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें पता है ग्रेविटी जो होती है वो डाउनवर्ड लगती है ना, और अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में गया, मतलब कि हमें पता है कि जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, नेगेटिव, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फोर्स नेगेटिव हो गया। और अगर फोर्स नेगेटिव हो गया तो मतलब वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑलवेज नेगेटिव होता है, बेटा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा, सी आएगा। हाँ, अगर वो लोड लेकर ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा होता, ग्रेविटी नीचे लग रही है, हॉरिजॉन्टली चल रहा होगा, तो हमें पता है एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता। अगर वो हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर चल रहा होता तो हम जीरो लेते, बट यहाँ पर क्या बोला है, अपवर्ड डायरेक्शन की बात करी है, तो कितना आएगा वर्क डन, नेगेटिव। बच्चे ने जो है यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये इस तरफ हॉरिजॉन्टली चलता तो वो कैसा आता, तो 110% वो जीरो आता, बट यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन बोला है, दैट्स वाई वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ही अच्छा खासा हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, लाइट टू केमिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही वर्सेटाइल है, हम लोगों को बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या आता है, लाइट टू केमिकल, सीधा हो जाना चाहिए, और उन्होंने बच्चे ने भी लाइट टू केमिकल ही लिखा है, वो सही है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक हमारे पास मीटर स्केल दी है। मीटर स्केल जो होता है मेनली उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है, 50 पर होती है ना। अब 50 पर होती है, बट यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि ये बैलेंस हो चुकी है 40 सेंटीमीटर पर। अगर वो 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस्ड है, इसका मीनिंग ये है कि इस तरफ जो है वेट ज़्यादा है और इस तरफ वेट कम है, तभी ये इस तरफ शिफ्ट हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पड़ा है, जिस तरफ वेट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, उसी तरफ जो है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन या फलक्रम रहता है। इसका मीनिंग ये है कि फलक्रम इस तरफ है, ठीक है। अब अगर फलक्रम इस तरफ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो कि मैं इस फलक्रम को 50 पर शिफ्ट करूं, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूं, मैंने मान लो यहां से इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो और वेट इस तरफ बढ़ जाएगा। अगर ये वेट और बढ़ जाएगा, इसका मीनिंग ये कि ये इस तरफ गिरने लगना चाहिए। ऐसी फिगर ड्रॉ करनी, ऐसी फिगर फाइंड करनी है जिसमें ये इस तरफ नीचे की ओर गिरे, और ये पहली फिगर में देखो ए में ही है ना, कि 50 पर शिफ्ट करा और ये नीचे गिरने लगी। अब 40 पर बैलेंस है तो 40 पर तो ये गिर नहीं सकती, ठीक है। 40 पर बैलेंस है तो 50 पर बैलेंस नहीं हो सकती, है ना। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि चलो ये 40 पर बैलेंस नहीं हो सकता तो 50 पर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर 50 पर ले जाओगे तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है, यहाँ पर 40 से 50 पर शिफ्ट करा तो ये इस तरफ गिर जाना चाहिए। यहाँ पर 50 पर शिफ्ट करा फिर भी बैलेंस्ड है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये गिरा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नहीं है, जिस तरफ वेट ज़्यादा है और वेट इस तरफ ज़्यादा है, तो ये इस तरफ गिरना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ने देखो कन्फ्यूजन में करा है सी, जो कि सी कैसा है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या बोला गया है कि वेल से जो है वो फिक्स पुली का यूज़ करके पानी जो है वो बाहर की ओर निकाल रहे हैं। मास ऑफ अ बकेट एंड अ वाटर टुगेदर इज 10 kg। 10 kg है, लोड नहीं है, वो क्या है, मास है। लोड एक तरह का फोर्स होता है ना। तो अगर फोर्स लेना है तो हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 10 kg मास एंड ग्रेविटी कितनी है, 10, तो मतलब 100 न्यूटन का हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास हो गया लोड। तो लोड कितना है हमारे पास? लोड है 100। फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन इज 200 न्यूटन। लोड 100 न्यूटन, एफर्ट 200 न्यूटन। अब फाइंड क्या करना है? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड दे दिया है 100, एफर्ट दी है 200, 0 0 कट, 1/2 0.5। देख लेना ऑप्शन 0.5, ये रहा डी 0.5। बच्चे ने गलती से जो है वो 0.05 कर दिया, तो गलत है। क्यों गलती हुई? क्योंकि डायरेक्टली 10 kg लिया हो सकता है, ऐसा ना हो, ध्यान रखो, ठीक है ना। आराम से इस चीज़ों को देखो। नेक्स्ट, अ सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड बिकॉज। सिंगल फिक्स पुली और कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चेंज इन डायरेक्शन कर सकती है। वेरी इजी। यहाँ पर बच्चे ने भी चेंज इन डायरेक्शन ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन? पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी का रिलेशन पूछे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। सो फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन है? पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये रहा डी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ने कौन सा करा है? डी ही करा है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू एको डेप्थ साउंडिंग। एको डेप्थ साउंडिंग के अंदर जो है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर रहा? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड। बच्चे ने भी वही करा है, करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 800 नैनोमीटर इन वैक्यूम। बेसिकली इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वैक्यूम के अंदर तो सब कुछ सेम है। तो क्या आएगा? 1:1। बच्चे ने भी 1:1 ही करा है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्रिप्टिव है, देख लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर आर नियर 7.8 into 10⁻⁷ मीटर एंड 4.8 into 10⁻⁷ मीटर रिस्पेक्टिवली। विच कलर हैज़ द ग्रेटर स्पीड इन अ वैक्यूम? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि वैक्यूम के अंदर स्पीड दोनों की सेम रहती है, तो मतलब कि इसमें तो सेम ही आएगा, ठीक है। दूसरा, विच कलर हैज़ अ ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। इसका मीनिंग ये है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा ही होगी। और यहाँ पर 7.8 जो है 4.8 से ज़्यादा है, मतलब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की स्पीड ज़्यादा होगी। और बच्चे ने भी लिखा है सेम ही, ए के अंदर जो है वो सेम लिखा है, और रेड हैज़ अ ग्रेटर स्पीड, तो वो भी उन्होंने सही लिखा है, ठीक है। तो दोनों उनके सही है, इनको मिलेंगे इनको फुल मार्क्स। अब सेकंड में उनको जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है वेव के लिए, वाइब्रेशंस के लिए, पर वैक्यूम के अंदर जो है हमें पता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहना चाहिए। नेचुरल वाइब्रेशन की बात करिए, डैम्प नहीं होना चाहिए। तो हाँ, एम्पलीट्यूड सेम है, थोड़ा सा और प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहिए, अदरवाइज आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इनको मार्क्स मिल जाएंगे, फ्री वाइब्रेशंस और नेचुरल वाइब्रेशंस, बट फिगर फिर भी और ज़्यादा ठीक से बनाई जा सकती है, ठीक है। साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ है 0.4 मीटर, वाटर में कर रहा है। वाटर में स्पीड भी दी है 1400 मीटर पर सेकेंड। इज दिस वेव ऑडिबल इन एयर? मतलब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। फॉर्मूला क्या है? अगेन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, ठीक है। और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन क्या होती है? नियरली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर आंसर आता है, बच्चे ने कैलकुलेशन भी करी है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा लिखा है 400 f 0.4 f 400, ओके है, हाँ। 3500 हर्ट्ज, हाँ करेक्ट आंसर है। और 3500 जो है वो ऑडिबल रेंज में ही आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Why does stone lying in the sun gets heated up much more than water lying for the same duration of time? पानी जो है वो गर्म होने में क्यों टाइम लेता है? क्योंकि पानी की स्पेसिफिकेट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। तो बच्चे ने भी यही लिखा है, हाई स्पेसिफिकेट कैपेसिटी देन स्टोन। हाँ, तो ये सही है। मैं प्रीफर करूँगा कि पानी से रिलेटेड जब भी स्पेसिफिकेट कैपेसिटी आए तो उसके नंबर भी एडिशनली लिखने चाहिए, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है ना। अदरवाइज बच्चे ने सही लिखा है, तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज अ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर रेजिस्टेंस हाई हो एंड मेल्टिंग पॉइंट लो हो। और कॉपर के अंदर तो रेजिस्टेंस लो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते। बच्चे ने लिखा इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, जो कि सही है, बट बॉइलिंग पॉइंट इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस से रिलेटेड लिखना था, रेजिस्टेंस उसका लो होता है, और फ्यूज़ के लिए रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? हाई, एंड मेल्टिंग पॉइंट लो, ठीक है। बच्चे ने उल्टा लिखा है, इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, वो सही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं लिखना था, ठीक है ना। फ्यूज़ वायर कैसा वायर होना चाहिए? जिसके अंदर
मेल्टिंग पॉइंट लो हो एंड रेजिस्टेंस हाई हो, और कॉपर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट हाई है एंड रेजिस्टेंस उसका लो है, इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चे ने ये तो सही लिखा, बट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं लिखना था, इसलिए थोड़ी सी हार्डी चीज़ करेंगे और हम उनको मार्क्स नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। हमें देखना है ए और बी के बीच में पैरेलल है, 3 एंड 6 पैरेलल हो तो क्या करना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 2 प्लस ये सीरीज में है 5 कितना हो गया, 7 ओम। और बच्चे ने अच्छी तरह से कैलकुलेट करके 7 ओम लाया भी है, वेरी गुड। कितने मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क का, और उनको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। Two metallic blocks P and Q having the masses in a ratio of 2:1 are supplied to the same amount of heat. अब यहाँ पर हम लोगों को पता है, मैंने अभी देखा ही कि क्या होता है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का, C इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी, क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछा है। ठीक है ना। अब बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है, टेम्परेचर जो है वो भी सेम है, हीट सप्लाई भी सेम ही है, Q भी सेम ही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि C और M को ही देखना है और दोनों उल्टे हैं, देख लीजिए, आया समझ में। अगर मास का रेशियो 2:1 है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। और बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से लिखा भी है ये चीज़, और तो ये सही है। कितने मार्क्स का है, 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, अ crane A lift a heavy load in 5 seconds where another crane B does the same work in 2 seconds. Compare the power. दोनों का पावर कंपेयर करना है, वर्क सेम है। अगर हम लोगों को पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क सेम है, वर्क कांस्टेंट है, मतलब पावर एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर टाइम का रेशियो ए और बी का देखे तो 5:2 हो जाएगा, तो पावर का रेशियो 2:5 हो जाएगा। और बच्चे ने लिखा भी है बहुत अच्छी तरह से, क्या है, A:B 2:5, सही है, 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब नॉर्मली का मीनिंग हम बच्चे क्या मतलब समझ जाते हैं कि इस तरह से आ रहा होगा, है ना। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये विजिबल नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ओके, हाँ, कि ये जो है इस तरह से नॉर्मली आ रहा होगा, बट इस तरह से नॉर्मली मतलब कि सीधा ऊपर से भेजा है, परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 0, एकदम सीधा ऊपर से आना चाहिए। जब भी नॉर्मली आता है एकदम ऊपर से सीधा, तो वो अनडेविएटेड रिफ्रैक्शन होता है ना, और वो सीधा इस तरह से निकल जाता है। तो बच्चे ने ये सोच समझ कर अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करी है, एरोज भी बनाया है, तो उसके उनको मार्क्स मिल जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, थोड़ा सा एडिशनली लिखो तो अच्छा है, आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस तरह से लिखना चाहिए, अदरवाइज वो बोला नहीं है तो वो सही है। कितने मार्क्स, 2 मार्क्स, ओके। अब हमें बताना है प्रिज्म के अंदर से जो रिफ्रैक्शन होता है, और वो तो बहुत इजी है, यहाँ से इस तरह से जाएगा, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे डॉटेड लाइन होनी चाहिए। ये रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पर वापस नॉर्मल बनाएंगे, और ये इस तरह से लाइट जाती है, तो बस इस तरह से फिगर इसको एक्सटेंड कर देंगे। ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, नामकरण करना मत भूलना, वो सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और बच्चे ने फिगर भी ड्रॉ करी है, एरोज जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, ये एक एरो चाहिए। एक्सटेंडेड तो ठीक है, डेल्टा ठीक से, थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाओ, ठीक है ना, ताकि चीज़ें अच्छी तरह से दिखे, अदरवाइज़ ये सही है। बट मैं जो है इनके मार्क्स दूंगा, एक एरो मिसिंग है, इसकी वजह से इनको एक आधा मार्क्स काट लूँगा, 1.5। यहाँ पर बोला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन एनलार्ज्ड रियल इमेज। रियल इमेज चाहिए और लार्ज चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब 2F1 एंड F1, ये सही है, ठीक है। और दूसरा बोला है एनलार्ज वर्चुअल इमेज, बिटवीन एफ एन ओ चाहिए। बच्चे ने लिखा भी एफ एन ओ, बट मैं प्रीफर करूंगा ऑलवेज पूरा नाम लिखिए, या ब्रैकेट में लिखिए पूरा नाम, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, सही ही है बट रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, ओके। अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, हाँ, मतलब ये एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ कितनी दी है हम लोगों को, एपरेंट डेप्थ दे दी है 2.7 मीटर, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, फाइंड दी एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ। ये तो बहुत इजी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, रियल डेप्थ फाइंड करनी है, एपरेंट डेप्थ दे दी है 2.7, तो हमारे पास रियल डेप्थ हो गई 2.7 मल्टीप्लाई बाई, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास, 4/3, डायरेक्टली आ गया रियल डेप्थ, है ना। अब 3 से 9 से कट जाएगा, 3 9 से 27 होता है, मतलब 0.9 लिख दूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36, 3.6। कितना आंसर आना चाहिए, 3.6, ठीक है। बच्चे ने क्या करा है यहाँ पर, बच्चे ने समझ लिया इस चीज़ को शिफ्ट,
ऑलवेज याद रखना, अगर ये लिखा होता अपीयर्स टू बी रेज्ड लिखा होता ना तो ये शिफ्ट होती, यहाँ पर अपीयर्स टू बी डिप लिखा हुआ है, डेप्थ में है वो, तो ये अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। आंसर 3.6 आ जाएगा, ठीक है, 3.6 मीटर, तो ये गलत है। ये यहाँ पर अपन लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, 4/3 is equals to real depth upon 2.7, real depth is equals to 2.7 multiply by 4/3, real depth is equals to कितना हो गया हमारे पास 3.6 मीटर। अब बेटा देखिए न्यू सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन नंबर बी। ऑलवेज याद रखना न्यू सेक्शन जो है वो न्यू पेज से करना चाहिए, ठीक है ना, पुराने पेज से नहीं, भले इतनी जगह छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज न्यू सेक्शन न्यू पेज से ही स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है वो 200 ग्राम का एक बॉब दिया गया है और सिंपल पेंडुलम है, और बोला है कि बी पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। हमें पता है कि यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बी पोजीशन पर उतनी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, तो बी पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अपन। हाइट कितनी है 5, ठीक है, बॉब कितना है 200 ग्राम, और ग्रेविटी कितनी है 10, तो बच्चे ने भी अच्छी तरह से mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5। दिक्कत ये है कि 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना चाहिए, क्या बच्चे ने करा है? हाँ करा हुआ है, 200 ग्राम अपन 1000 कर दिया है, ठीक है ना, तो वो करा हुआ है, तो 2 मतलब कि हमारे पास हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, यस करेक्ट है 10 जूल, ये पहला तो सही है, मतलब 10 जूल ही काइनेटिक एनर्जी हो गई 8 ए। ओके, मैकेनिकल एनर्जी सी चाहिए, मतलब आधे रास्ते पर। हमें पता है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह से वो मूव करता है उसके अकॉर्डिंग आधे पाथ पर दोनों हाफ हाफ हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर करे हाफ हाफ हो गई तो 5 + 5 कितनी हो गई 10, तो ये भी करेक्ट ही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉब, अब हमें चाहिए कौन सी पोजीशन पर, ए पोजीशन के ऊपर, बी से रिलीज करके ए पोजीशन पर पहुंचा, उसकी स्पीड चाहिए। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी लेकर हाफ mv² करके बच्चे ने सही करा है, काइनेटिक एनर्जी 10 ले ली, हाफ mv², v² 100 आ गया और रूट निकाला 10 मीटर पर सेकेंड। तीनों का आंसर 10 10 10 है, मतलब कि बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से करा हुआ है, पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विथ रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन, हाउ डज अ सेंट्रीपेटल फोर्स डिफर फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, बट सेंट्रीफ्यूगल के अंदर टेंजेंशियल भी लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब एडिशनली बता दो, अवे फ्रॉम द सेंटर तो लिखना ही है, ठीक है, पर वो एडिशनली थोड़ा सा वो बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। सेंट्रीपिटल फोर्स विच टुवर्ड्स द सेंटर वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सही है, ठीक है ना, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग से बताओ। नेक्स्ट, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? नहीं हो सकता, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगने चाहिए, जबकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जो है वो एक ही बॉडी पर लगता है, तो नहीं है एक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो बच्चे ने लिखा है नो, हाँ ये सही है। नेक्स्ट है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, अगर यूनिफॉर्म है और जो कि उन्होंने बोला ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यस दोनों सेम है, तो इनके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉपर रीज़न पता है, जैसे कि हमने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फलाना एंड फलाना, कि वो दोनों ऑपोजिट बॉडी पर लगने चाहिए और यहाँ पर एक ही बॉडी पर लगे, तो वो रीज़न थोड़ा सा बताओ, ठीक है, अदरवाइज इट इज़ परफेक्ट। नेक्स्ट बोला गया है दैट ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पुली हैज़ वेलोसिटी रेशियो 4 वेलोसिटी रेशियो है, मतलब 4 पुली सिस्टम है, 4 पुली सिस्टम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। यहाँ पर अगर 4 पुली सिस्टम है, बच्चे ने फिगर बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ करी हुई है, बस एक चीज़ टेंशन ऑफ लोड्स एंड टेंशन ऑफ एफर्ट दिखाओ और उसकी डायरेक्शन प्रॉपर करनी चाहिए, ठीक है ना, टेंशन ऑफ लोड और उसके बता रहे हैं तो ठीक है, तो फिगर बाकी तो सही है। बाकी क्या चीज़ बोली गई है, एप्लीकेशन क्लियरली पॉइंट आउट द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ये भी सही है। ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी रेशियो इफ वेट ऑफ अ मूवेबल ब्लॉक इज डबल। अब वेलोसिटी रेशियो नंबर ऑफ पुल्ली के ऊपर डिपेंड करता है इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, और नंबर ऑफ पुल्ली तो 4 ही है, अगर वो बड़ी होती तो कुछ होता, बट यहाँ पर तो नंबर ऑफ पुल्ली कितनी है, 4 ही है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता बनने के बाद, ठीक है ना, भले ही कितनी भी वेट बढ़ जाए। आ गया समझ में? सो वेलोसिटी रेशियो इज अ कांस्टेंट, तो फिगर सही है। यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो वुड ऑल्सो गेट डबल, नहीं, वेलोसिटी रेशियो जो है वो डबल नहीं होगा, ये गलत है। फिगर के मार्क्स मिलेंगे, इनके मार्क्स कटेंगे, इनको मिलते हैं 2 मार्क्स यहाँ पर आउट ऑफ 4। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, डाइवर इन वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट एन ऑब्जेक्ट ए बी इन एयर। हाँ, अगर वो पानी में से देख रहा है,
बेटा अगर वो पानी में से देख रहा है तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में थोड़ा टॉलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है। आया समझ में? जिसकी वजह से ये मुड़ेगी। अब मुड़ेगी, उसको एक्सटेंड करे अपन, इस चीज़ को एक्सटेंड करे तो वो ऊपर की ओर जाएगी, है ना? तो जिसकी वजह से जो है हाँ वो टॉलर दिखेगा। तो बच्चे ने लिखा है कि हाँ वो अपीयर्स टॉलर, वो सही है। दूसरा, शो द पाथ ऑफ रे ए सी एंड ए डी स्टार्टिंग फ्रॉम अ टिप ट्रैवल्स टूवर्ड द वाटर। देखो बनाया अच्छा है, ए सी एन ए डी जो है वो इस तरह से बनाया, बहुत अच्छी तरह से है, बट ये कंपैरिजन भी बताओ, ठीक है ना? ये थोड़ा सा कंपैरिजन बताओ और जिसकी वजह से ये चीज़ डिटेलिंग से दिखे, कुछ ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके बताओ, ठीक है? बाद में बताओ ए सी एन ए डी ए डैश से जाएगा, ठीक है? इस तरह से बताओ। तो यहाँ पर जो है इसके मार्क्स मैं नहीं दूंगा और इसके मिलते हैं आपको 1.5। फिर भी थोड़े से मैंने फिगर के दिए क्योंकि डॉलर दिखाया इसकी वजह से, अदरवाइज इसका 1 है। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है पाथ कंप्लीट करना है, यहाँ से ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ पर अपन नॉर्मल बनाएंगे। ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया गया है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हुआ। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 30। अगर ये 30 है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60। अब अगर ये 60 है विच मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो करेगा क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 ही बनाइए, थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाइए, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा और ऑब्वियसली ये एंगल जो है वो लेस देन 42 ही होगा, तो ये इस तरह से फिगर जानी चाहिए, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है? पाथ ट्रेस करना मत भूलना, एरोस बनाना मत भूलना, ये चीज़ होती है। बच्चे ने भी अच्छी तरह से ये चीज़ बनाई हुई है, सारी चीज़ें डिटेलिंग से हैं। हाँ ओके, इसके इनको मार्क्स मिल जाएंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है बेटा? कॉन्वेक्स, हमें पता है, रियल इन्वर्टेड है ना। इमेज डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। अब देखो बेटा, फोकल लेंथ ये हो गया हमारे पास 2f मतलब सेंटर, सामने की ओर भी फोकल लेंथ है सेंटर, मतलब 2f लिखना। हाँ बच्चों ओके। अब क्या बोला गया? फोकल लेंथ है 20, मतलब कि ये अगर 20 है तो सेंटर कितना हो गया हमारे पास? 40। इमेज एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। आया समझ में? इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर, मतलब बी ऑन सी बनी है। बी ऑन सी कब बनती है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, तो ये वाला केस है ना? ये वाली फिगर वाला केस है। इससे हमें ये भी पता चल गया कि इमेज कैसी आने वाली है? पॉजिटिव। इमेज कैसी है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी सामने वाली यूज़ करी तो फोकल लेंथ भी कैसी है? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो हमें पता है गिवन फिगर साइन होनी ही चाहिए। बच्चे ने क्या गिवन फिगर साइन करी है? देख लेते हैं। गिवन लिखा है, फिगर करी है, फिगर नहीं करी है, साइन करी है। फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। इमेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ये सही है। बट बेटा फिगर कंपलसरी करो। आया समझ में? फिगर जो है बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने कॉन्वेक्स बोला है, वो भी सही है। फॉर्मूला लिखा है, वो भी सही है। तो बच्चे ने फॉर्मूला भी लगाया हुआ है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u सामने ले लिया, वैल्यूज पुट अप कर दी साइन कन्वेक्शन के साथ, सामने की ओर गया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 3/60, 1/u माइनस 2/60, u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। सही है। और इससे ये भी पता चल गया, देखिए कि माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए ऑलवेज याद रखिए गिवन फिगर साइन बताइए बताइए, ठीक है ना? मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन v/u, सही करा है बच्चे ने, v/u ही है। 60/30 ही करना है। डायरेक्टली फिगर से ही पता चल जाता है मैग्निफिकेशन। उल्टी इमेज आई, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव ही होना चाहिए, और बच्चे का मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही है। 60/30 सीधा करके 2 आ गया, -2, वो भी सही है। मतलब बच्चे को मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। बट जबकि यहाँ पर फिगर नहीं करिए और फिगर करो, ठीक है, उसकी वजह से मैं उसका आधा मार्क्स काट लूँगा। सो 3 1/2। आइडियली जब पूछा हो तभी करनी चाहिए फिगर, बट चूंकि फिगर करो तो ज़्यादा अच्छा है, और कई बार रफली भी कर तो लो ही, इसकी वजह से उनके मैंने मार्क्स काटे, अदरवाइज उनकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है? अब देखिए साउंड चैप्टर के आईसीएससी के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक इंसान ने जो है वर्टिकल क्लिफ के सामने खड़ा है और गन फायर करी, तो उसको एको सुनाई दिया 3.5 सेकंड के बाद। एंड देन आफ्टर ऑन मूविंग क्लोजर टू द क्लिफ बाय 84 मीटर ही हर्ड द एको आफ्टर 3 सेकंड्स। उनको जो है एको 3 सेकंड के बाद सुनाई दिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ द मैन, मतलब कि डिस्टेंस कितना है। बच्चे ने जो है वो फिगर भी बहुत अच्छी तरह से बनाई है कि आइडियल डिस्टेंस कितना है? x। और अब एक बार फायर करने के बाद वो 84 मीटर जो है वो नज़दीक गया, तो उन्होंने मेन में से 84 मीटर माइनस कर दिया, तो x माइनस 84 मीटर कर दिया, ये सही है। फिगर के अंदर प्रॉपर चीज़ें नहीं लिखी है, फिगर बनानी मतलब कि ज़रूरी है। एक्चुअली कंपलसरी नहीं है, बट फिगर बनाकर आपको चीज़ें पता चलेगी। थोड़ा सा बच्चे ने जो है वो अलग तरीके से वेक्टर डायग्राम बनाया, बट और ठीक से ये चीज़ बनाई जा सकती थी।
नेक्स्ट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2d अपॉन टी, ये सही है। अब वेलोसिटी तो एक ही मीडियम में है तो सेम ही रहने वाली है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, 2 अपॉन एक्स अपॉन 3.5 2x माइनस 84/3, ये भी सही है। वैल्यूज़ को रख कर x की वैल्यू 3.5 6x 7x माइनस 588, x इज इक्वल्स टू 588 मीटर। कैलकुलेशन भी बहुत ही परफेक्ट है, बस जब भी फिगर बनाओ तो थोड़ी सी ठीक से बनाओ, ठीक है ना, यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है। ओके, अदरवाइज आंसर सही है, बॉक्स भी बनाया हुआ है, वेरी गुड। इनको मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? द सुपर कंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव जीरो रेजिस्टेंस, हाँ, और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, बच्चे ने लिखा सही है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि साथ साथ में टेम्परेचर भी दो। मर्क्यूरी बिलो आई थिंक 4.2 केल्विन या इस तरह से होता है, नियोबियम भी होता है 9.2 केल्विन, ठीक है ना, तो साथ में टेम्परेचर भी बताओ, ठीक है, जो भी बुक के अंदर है उसी तरह से। डन, ये सही है वैसे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, उसके अंदर क्या बोला, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय अप्लायंस रेटेड 110 वॉट एंड 220 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तो बहुत ही ईजी है, P इज इक्वल्स टू वी आई करना है, जो कि बच्चे ने करा भी है, I इज इक्वल्स टू पी बाई वी, पावर है हमारे पास 110 वोल्ट 220, कट कर दो, कितना आंसर आ गया 0.5 एम्पियर, बच्चों का भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम अ सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मेनली सारे सेमीकंडक्टर्स जो है वो ऐसा करते हैं, ठीक है, मेनली सेमीकंडक्टर्स जो है वो ऐसी चीज़ें करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सब। बच्चे ने सिलिकॉन लिखा है, सही है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसको। जिन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दिक्कत होती है वो ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईएमएफ दिया गया है 1.8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया गया, मतलब आर तो फाइंड करना ही होगा, क्वेश्चन में भी बोला है द इंटरनल रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है। साथ साथ में बोला है करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम कहाँ पर है, इसका करंट फाइंड करना है। अब स्टार्ट करते ही इसको देखो। ये पैरेलल में है, और पैरेलल में हमने पढ़ा हुआ है कि करंट फाइंड करने के लिए पहले इसका वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका वोल्टेज करते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, आई आर, वोल्टेज सिर्फ इसी कनेक्शन के अंदर, हाँ, करंट कितना है 0.3, देखो सर्किट के अंदर दिया ही गया है। रेजिस्टेंस कितना लेंगे, इसका वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें पता है पैरेलल के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड करना होता, उस ग्रुप को सॉल्व करना होता है, तो 3 एंड 1.5, 3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5, मतलब 4.5 अपॉन 4.5 कितना हो गया 1, रेजिस्टेंस हो गया 1, मतलब उसमें वोल्टेज कितने जा रहे हैं 0.3 वोल्ट। अब उसमें करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली घर का करंट फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज मिल गए। ई, अब क्या चाहिए, करंट चाहिए ना, तो क्या करेंगे अपन, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, वोल्टेज कितना है हमारे पास 0.3, जो कि मिल गया, उस सोसाइटी में कितना जा रहा है, रेजिस्टेंस कौन से घर के अंदर, मतलब कौन से रेजिस्टेंस के अंदर बोला है 3 ओम, तो लिख दो 3, 0.3 अपॉन 3 कितना हो गया 0.1 एम्पियर, तो पहले का आंसर आ गया 0.1 एम्पियर सीधा ही। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर फाइंड करना है, दो तरीके से कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, और दूसरा है E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई स्मॉल आर। सारी चीज़ें हमारे पास, पर इसके लिए टोटल वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं किया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा इससे ही कर डालो। ईएमएफ टोटल कितना है 1.8, तो रख दो 1.8, करंट कितना है 0.3, रख दो 0.3, एक्सटर्नल आर ये 1 आया था ना, और ये प्लस 4, मतलब कितना हो गया 5, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है आर। 1.8 डिवाइड बाई 0.3, 1.8 अपॉन 0.3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर, पॉइंट हट गया, 3 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस आर, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू आर, इंटरनल आर आ गया हमारे पास 1, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1। अब बच्चे ने किस तरह से करा है देखते हैं उस चीज़ को। बच्चे ने फिगर ड्रॉ करी है, जब हमें फिगर दी हो तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ उन्होंने बोला हो कि करो या कंप्लीट करो सर्किट डायग्राम या फलाना, तो करना है। बच्चे ने डायरेक्टली जो है ये चीज़ करी है, सबसे पहले किस चीज़ के लिए गए हैं, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए गए हैं, उन्होंने पहले इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया 1 ओम, उन्होंने सेकंड फर्स्ट करा, ठीक है, तो यहाँ पर मार्क ये जो नंबर है वो करेक्ट दो, इसमें गलती ना हो, वो चीज़ें देखें। उसके बाद उन्होंने करंट फाइंड करने को करा, V इज इक्वल्स टू आई आर, कॉन्सेप्ट तो एकदम सही है। देखते हैं आगे की ओर किस तरह से करा है उन्होंने। 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3 सही है, करंट इन 3 ओम, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, 0.3 अपॉन 3, हाँ उल्टा करा है, मतलब पहले 2 करा बाद में 1 करा, बट सही है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो आपको जिस तरह से आता है, बट नंबर ठीक से देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसके इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो ये कैलकुलेशन फिर से देख लेना, कितना शॉर्टकटली भी हो सकता है, ठीक है। ओके,
अब ऑप्शनल क्वेश्चन में बच्चे ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करा हुआ है, जो कि पूछा है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का डायग्राम पूछा है। ऑलवेज याद रखो, जब भी कोई भी चीज़ पूछे डीसी मोटर के बारे में, मैग्नेटिज्म वाले कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे, साइंटिस्ट के रूल्स और ये सारी चीज़ें लिखो। ठीक है ना, कि वो कौन से साइंटिस्ट कौन से रूल के ऊपर वर्क करती है। अब डीसी मोटर जो है वो फोर्स्ड इंड्यूस्ड फोर्स के लिए काम आती है, तो वो लिखिए। ठीक है, कि मतलब कि वो इंड्यूस फोर्स के ऊपर वर्क करती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेलिंग से बताइए। ठीक है, बच्चे ने फिगर जो अच्छी तरह से ड्रॉ करी हुई है, नॉर्थ टू साउथ, इसकी डायरेक्शन दिखानी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जनरेट करके बताइए किस डायरेक्शन में घूम रही है, इस तरफ घूम रही है या फिर इस तरफ घूम रही है, वो डायरेक्शन दिखाइए, किस डायरेक्शन में वो घूम रही है। ठीक है, वो दिखाइए। उसके बाद स्प्लिट रिंग्स एज अ कम्यूटेटर वो दिखाया है बच्चे ने, हाँ। इनर्शिया ऑफ मोशन कंसिस्ट करके ये सारी थोड़ी सी डिटेलिंग दीजिए। ठीक है, उनके यूज़ बच्चे ने यूज़ बताए हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। आपने एनर्जी कन्वर्जन बताया, यूज़ बता सकते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रोबोटिक्स के अंदर हो सकता है, एलिवेटर्स के अंदर हो सकते हैं, फैन के अंदर हो सकते हैं, ये सारे रूल यूजेस बता सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिल सकते बच्चे को जो है, तो फिगर का डायरेक्शन ना दिखाने का मार्क्स, स्प्लिटरिंग बताई गई है, यहाँ पर जो है कोई भी सोर्स नहीं दिखाया है, तो फिगर तो गलत ही है। ठीक है, और यूज़ की जगह पर उन्होंने कन्वर्जन बताया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इनके कोई भी मार्क्स नहीं मिल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन थियोटिकल में पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब अलग करना, हैवी न्यूक्लियाई जो है टू लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होना, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कंबाइन होना। ठीक है, अब दूसरा पूछा है स्टेट वन सेफ्टी प्रिकॉशंस इन अ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। उसको बरीड करना जहाँ पर क्राउडेड एरिया, सिटी या ऐसी चीज़ें ना हो। तो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है, प्रोसेस टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन फॉर्म हैवी न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन डिवाइड इनटू। हाँ, ये सही लिखा है। इट इज़ डन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ डन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये भी सही है, बट बेटा मैं प्रीफर करूँगा थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलो। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करके बताओ कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है पर एम यू, है ना। आई थिंक नियरली 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इस तरह से है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में 192 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एम है, बट इसके अंदर मास ज़्यादा है। ठीक है ना, एम यू ज़्यादा है, तो जिसके कंपैरिजन में कौन ज़्यादा खतरनाक हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये सारी चीज़ें दिखी है। ठीक है, अदरवाइज ये सही है। नेक्स्ट बोला है सेफ्टी ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस, बरीड करना, ये सारी चीज़ें। हाँ, सिटी और क्राउडेड एरिया से बाहर, मतलब ये भी थोड़ा सही है, बट वी हैव टू चूज़ आर वर्ड्स मोर केयरफुली। थोड़ा सा ऐसे लिखिए ताकि वो सारी चीज़ें दिखे कि न्यूक्लियर रेडिएशन फैले नहीं, तो उसको कहाँ पर बरीड करना पड़ेगा, क्राउडेड एरिया से दूर, सिटी और इन सारी जगह से दूर, ये सही है। ठीक है, और उसको दफनाना पड़ेगा बहुत डेप्थ में। तो इनको मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन लास्ट 3। अब रेडियो एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन का क्वेश्चन है। एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन एंड 128 न्यूट्रॉन्स। ओके, ए जो है उसके अंदर कितने हैं, 84 प्रोटॉन्स एंड 128, 128 प्लस 84 मतलब कितना हो गया हमारे पास, 212। तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 212। ओके, द न्यूक्लियस ए एमिट्स अल्फा पार्टिकल। अगर वो अल्फा एमिट कर रहा है, अल्फा अगर एमिट कर रहा है वो, तो कितना हो गया हमारे पास, 2 एंड 4। ठीक है, अगर ये अल्फा एमिट कर रहा है तो हमारे पास बन गया बी। तो 84 में से 2 जाए कितना हो गया, 82, एंड 212 में से 4 जाए कितना बन गया, 208। तो बी का कंपोजिशन कितना हो गया, 82 208। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बी, तो ये तो सही हो गया, पहले का आंसर मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस बी एमिट्स अ बीटा पार्टिकल एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सी। अब वो जो है वो सी में ट्रांसफर कर रहा है, क्या करके, एक बीटा एमिट करके। ठीक है, अब बीटा के अंदर देखो 82 माइनस माइनस 1 मतलब एक बढ़ गया, कितना हो गया 83, और 208 में से 0 गया, मतलब कितना बचा 208, वो तो वैसे ही रहा। ठीक है, तो सी का कंपोजिशन क्या हो गया, 83 208, वो भी हो गया। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियस ए का मास नंबर तो पता ही है, 212। डज द कंपोजिशन सी चेंजेस इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन। मान लो कि गामा निकला, तो गामा का तो 0 0 होता है, कंपोजिशन तो चेंज ही नहीं होगा, 83 एंड 208। ठीक है ना, यहाँ बस गामा रेडिएशन के आगे पेरेंट के अंदर क्या लग जाता है, स्टार लग जाता है एस। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई कंपोजिशन चेंज नहीं है, वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे ने किस तरह से करा हुआ है। 84 128 212 सही है। बी का कंपोजिशन उन्होंने लिखा 82 208 सही है, हाँ वेरी गुड।
ठीक से दिखे उस तरह से रखना चाहिए, और बच्चे ने बॉक्स भी करा हुआ है, वो भी सही है, दिक्कत नहीं है कोई। बी के अंदर पूछा है सी का कंपोजिशन। सी का कंपोजिशन कितना आया है? सी का कंपोजिशन 83,208, 83,208 बच्चे का, ये भी सही है। ठीक है, जैसे कि उसमें बॉक्स बनाया, यहाँ पर भी बॉक्स बनाकर दिखा दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 के अंदर, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए? मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए 212, वो भी सही है। डज द कंपोजिशन सी चेंजेस इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन? अगर वो गामा रेडिएशन ना नहीं करता, ये भी सही है। इसको बच्चे के मिलेंगे पूरे के पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चे ने सारी चीज़ें देख लीजिए, सही करी हुई है, तो अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे के कितने मार्क्स हुए टोटल?